हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्र लो। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो एआईबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, टोट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं जिनके मैंने कुछ क्वेश्चन साथ में लिए गए हैं। ठीक है, मैं एक ही वीडियो में इन सब्जेक्ट को कवर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं लास्ट में आपको टिप्स बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करने कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट इज़ द इंट्रोडक्शन विच डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे प्राइमल में सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक को बताया गया है। ठीक है। And the next question is, who is known as the father of the Indian Constitution? Answer is Dr. B.R. Ambedkar. बाबा साहेब को father of the Indian Constitution कहा गया है. And next question is, which article deal with fundamental rights? Article 12 to 35. आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 14 में बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ की. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? अब कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी वर्ड जहाँ भी आता है, चुप चुप आंखें बंद करके आर्टिकल 2 लिख दो, क्योंकि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल किसे कहा गया है? आर्टिकल 32. कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किसकी है? 32 की. ठीक है. ओके. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच केस एस्टैब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? द आंसर इज केस 1 एंड भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस था. तो इसमें हुआ क्या था? तो इस केस में केशवानंद भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि क्या पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के अंडर तो पावर है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन वो अपनी पावर की लिमिट कित कहाँ तक है, उसकी लिमिट, पार्लियामेंट की लिमिट कहाँ तक है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आर्टिकल 21 अबाउट? द आंसर इज द प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हमारे चीफ जस्टिस इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये याद रखिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज, हम बात करेंगे आईपीसी से. आईपीसी से क्वेश्चन लिए हैं मैंने कुछ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज punishment for murder under IPC? The answer is 32, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट. मतलब कि मौत की सजा और लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सजा दी गई है इसमें. एंड द बट इज सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी. इसमें एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. अब ये क्या है? अब आईपीसी में 34 को क्या कहा गया है, अब मैं आपको बताती हूँ. कॉमन इंटेंशन इज इक्वल टू सेवरल पर्सन फर्दर्स कॉमन इंटेंशन. अब सेवरल पर्सन मतलब कि कुछ 4 व्यक्ति हैं. ठीक है. अब ये चारों मिलकर एक क्राइम कर रहे हैं. अब ये लोग मर्डर कर रहे हैं. ठीक है. अब मर्डर जब कर रहे हैं किसी व्यक्ति का, तो इसमें एक ने व्यक्ति को पकड़ा है और दूसरे ने उसको चाकू मारा और तीसरा दरवाजे पर खड़ा हुआ है और चौथे ने उसका गला दबाया हुआ है. तो ये जो एक व्यक्ति है जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ये भी क्राइम ही माना जाएगा, उसका भी क्राइम ही माना जाएगा. वो भी कॉमन इंटेंशन में, वो भी मर्डर के इल्ज़ाम में उसको भी सज़ा दी जाएगी. दैट इज़ द कॉमन इंटेंशन. कि कुछ व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो क्राइम करते हैं, दैट इज़ द कॉमन इंटेंशन. ठीक है. एंड व्हाट इज द सेक्शन 376 आईपीसी? दिस अ पुनिशमेंट फॉर रेप के पनिशमेंट के बारे में इस सेक्शन में बात की गई है. व्हाट इज सेक्शन 493 ए आईपीसी? इसमें क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड्स, मतलब कि
हस्बैंड द्वारा की गई क्रुएलिटी एंड उसके रिलेटिव्स व्यक्ति के, उसके हस्बैंड के माता पिता, उसके चाचा चाची वगैरह वगैरह कोई भी आएगा उसमें रिलेटिव्स आते हैं सभी, जो लड़की के साथ मिसबिहेव करते हैं, क्रुएलिटी करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी? डेफिनेशन ऑफ मर्डर्स, इसको 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एविडेंस से, ठीक है। अब एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस में फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कन्फेशन? अब कन्फेशन क्या है? कन्फेशन को एविडेंस के सेक्शन 24 टू 30 के अंडर डिफाइन किया गया है। 24 से लेके 30 तक कन्फेशन की बात की गई है। अब कन्फेशन है क्या? जब कोई व्यक्ति, मतलब कि जब कोई अक्यूज्ड ये मान लेता है कि भाई मैंने क्राइम किया है, वो खुद क्राइम मान लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने कहा कि हाँ मैंने चोरी की थी, तो ये कन्फेशन कहलाता है क्योंकि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की, ठीक है। दैट इज द कन्फेशन। एंड अब इसमें बताया गया है कि एडमिशन मेड बाय अक्यूज्ड पर्सन सुजेस्टिंग ही कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है, कि उसने ऑफेंस को कमिट किया था, ठीक है। एंड व्हाट इज सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस? अब एविडेंस क्या है? अब सेक्शन 3 में एविडेंस को डिफाइन किया गया है, तो एविडेंस है क्या? ठीक है, अब हम बोल तो देते हैं कि एविडेंस क्या है। तो एविडेंस कि हमने कोई चीज़ को कोर्ट के सामने रखी अपने बिहाफ में, ठीक है। लेकिन इसका सही मीनिंग ये है कि एविडेंस होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, टू टाइप ऑफ द एविडेंस। फर्स्ट इफ इज ओरल एविडेंस एंड सेकंड इज डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस। तो ओरल, इसमें फर्स्ट में ओरल में क्या आता है? ओरल एविडेंस में आता है जो बात हम किसी चीज़ को हम बोल कर बताते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बोलकर बताते हैं कोर्ट के सामने, दैट इज़ द ओरल एविडेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आती है हमारी डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आती है जैसे कोई वीडियो हो गई, कोई फ़ोटो हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी हमारे पास एविडेंस होता है, तो उनको डॉक्यूमेंट एविडेंस कहा जाता है। तो दो प्रकार के हमारे पास ये एविडेंस होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्शन 32 अबाउट? अब 32 में क्या बात की गई है? 32 एविडेंस में बात की गई है डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? हमारे एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसमें डाइंग डिक्लेरेशन में सेक्शन आता है 32। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो मरने से पहले जो भी बात बोल के जाता है, ठीक है, जो भी उसने कन्फेशन कर दिया, जो भी उसने बात बोल दी, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि किसी व्यक्ति ने मरने से पहले बोल दिया कि किसी व्यक्ति ने एक्स नाम के व्यक्ति का नाम ले लिया कि इस व्यक्ति ने मुझे जहर दिया है, तो वो आ गया डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। अब उसके बिहाफ पर जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसको सजा दी जाएगी। अब सिंपल वे में आप बात समझ के ना, अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले बताए कि उसके साथ क्या हुआ और फिर वो मर जाए, तो उसकी उस बात को कोर्ट में एविडेंस माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या बताया गया है? इसका 17 क्वेश्चन ये आता है बट इज सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि सीआरपीसी सेक्शन 154 है क्या? तो आंसर इज इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस एफआईआर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब आंसर तो आ गया। अब एकदम से तो हमें याद रहेगा नहीं, तो हमें इसकी डिटेल में चलते हैं, चलिए। तो 154 कहता है कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसके लिए आप सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना कोर्ट के
ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है, जिसमें पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बात ये आती है सेक्शन 154 की। तो 154 क्या कहता है, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी पहली रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है, जिसे एफआईआर कहते हैं। ओके, जैसे अगर कोई चोरी या मर्डर हुआ तो विक्टिम या विटनेस पुलिस के पास जाकर लिखवाता है, तो उसे एफआईआर कहते हैं। जैसे कि किसी ने मोबाइल चोरी हो गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है, वो पुलिस में जाकर एफआईआर लिखवाता है अंडर 54 सीआरपीसी के अंडर कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, तो इसकी रिपोर्ट लिखिए। that is information in incognizable cases FIR। ठीक है, व्हाट इज सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। इसमें बताया गया है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अब इसका क्या मतलब है, तो इसमें सेक्शन के मुताबिक सेक्शन 190 के मुताबिक मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है जब उसके पास कंप्लेंट आती है या पुलिस रिपोर्ट मिलती है या एफआईआर के बाद या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्राइम हुआ है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट मतलब कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करती है, ठीक है, फाइल करती है चार्जशीट फाइल करती है, तो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत केस को सुनने का अधिकार लेता है। बात समझ गए ना आप? मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। अगर कोई पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करती है, तो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत केस को सुनने का अधिकार लेता है। मतलब कि 190 सीआरपीसी सेक्शन ये बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट है 190 के तहत ही केस सुनने का अधिकार लेता है चार्जशीट लेने के बाद। ठीक है, the next question, but is this section 437 of CRPC? आंसर इज बेल इन नॉन वेलेबल ऑफेंस। तो इसमें बताया गया है सेक्शन 437, इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नॉन वेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है तो उसे बेल सिर्फ मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन में ही मिल सकती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे मर्डर, रेप, बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 437 इस बात के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट इज टॉपिक सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। इसमें बात की गई है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बेयर्स। अब इसका मतलब क्या है, तो ये सेक्शन 9 कहता है कि सिविल कोर्ट सभी सिविल नेचर के केसेस सुन सकता है जब तक कानून उन्हें स्पेशली मना ना करे। समझ गए ना आप? कोर्ट सभी प्रकार के सिविल नेचर के सूट को सुन सकता है जब तक कि कानून में कोई स्पेशल कोई अमेंडमेंट ना की जाए कि इसमें ये चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी कुछ भी। अदरवाइज कोर्ट सभी सिविल नेचर को सुनता है। And the next question is what is order 7 rule 11 of CPC? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कौन करता है? ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर ये दिया गया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती कैसे है, तो ऑर्डर 7 कहता है प्लेंट में बेसिक कमी। अब प्लेंट को तो ऐसे ही जज रिजेक्ट तो करेगा नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए जिससे वो रिजेक्ट करे, तो उसमें प्लेंट में बेसिक कमी जैसे कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो या कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ना हो। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 में ये अधिकार दिया गया है। एंड व्हाट इज सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी? रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब रेस जुडिकाटा का मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ। इसका मतलब है एक बार जो केस डिसाइड हो गया, एक बार किसी केस को जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, केस को डिसाइड कर लिया है, मिंटू से उसको ऑर्डर दे दिया है, उसी इशू को दोबारा सेम पार्टी के बीच कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, उसी इशू को
अब जैसे एक केस पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब सेम इशू को दोनों सेम पार्टीज में दोबारा नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। दैट इज द रेस जुडिकाटा। एंड द नेक्स्ट इज टोर्ट। टोर्ट में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज नेग्लिजेंस इन टोर्ट लॉ। नेग्लिजेंस है क्या? तो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। नेग्लिजेंस का मतलब आ गया है ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, मतलब कि इसका जो किसी को नुकसान पहुंचाना अपनी लापरवाही से, किसी व्यक्ति को अपनी लापरवाही से उसको नुकसान पहुंचाना, जब आपकी ड्यूटी थी उसको संभालने की। जैसे आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि एक पेशेंट है, तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो पेशेंट का ख्याल रखे, ठीक है। और डॉक्टर गलती से पेशेंट को भूल जाता है और उसको ध्यान नहीं देता, देन उसको कोई नुकसान हो जाता है, उसको हार्म हो जाता है, दैट इज़ नेग्लिजेंस। तो उस पर डॉक्टर की गलती थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, उसको पता था कि मेरा ये पेशेंट है और इसकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। तो वो इस तरह से वो उसको नहीं देख पाता, तो वो लापरवाही से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, दैट इज़ द नेग्लिजेंस। एंड द बट इज सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 क्या है? इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इस सेक्शन में सेक्शन 10 में ये बताता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से इसेंशियल्स की ज़रूरत होती है? तो नंबर वन आता है जैसे ऑफर, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारा एक्सेप्टेंस। नंबर 3 आता है हमारा लीगल ऑब्जेक्ट। नंबर 3 आता है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। ये सभी एसेंशियल्स आते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑफर एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज ए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2 सब क्लोज ए कहता है ऑफर के बारे में। तो हमारा ऑफर का मतलब क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज willingness to another to do or abstain from doing something। इसका मतलब ये आता है, ऑफर का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ करने या उसको प्रस्ताव, उसके सामने किसी को प्रस्ताव को देता है, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाता है, ठीक है। ताकि सॉरी तो वो उसे एक्सेप्ट करे, इसीलिए उसको वो ऑफर देता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के सामने किसी चीज़ को रखना या किसी चीज़ को बताना, दैट इज़ द ऑफर। अब फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति अपनी कार बेचने के लिए दूसरे व्यक्ति को बताता है कि मैं अपनी कार 5 लाख में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसको ऑफर दे रहा है कि आप क्या 5 लाख में मेरी कार खरीदेंगे, तो दैट इज़ द ऑफर, वो उसको ऑफर दे रहा है। अब वो आगे उसके ऑफर को देखेगा या नहीं देखेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो उसे उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये अलग टॉपिक आ गया एक। तो ऑफर्स का मतलब आप समझ के, ऑफर का मतलब यही है। अब हम बात करने वाले हैं, मैंने आज इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं आपको ये बताने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स की बात करने वाली हूँ। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। तो इसमें टिप्स, सबसे पहला टिप्स ये है कि बियर एक्ट प्लस लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। इसमें आपको बियर एक्ट पर टोटल फोकस करना है, प्लस लैंडमार्क केसेस को भी साथ में देखना है, पुराने केसेस को भी साथ में देखना है और नए केसेस को भी साथ में पढ़ना है। तो मैंने अपनी वीडियोस में दूसरी और भी वीडियोस बताई हैं, आप उनको चैनल पे जाके उनको देख लेना। जैसे केशवानंद भारती केस, उससे रिलेटेड मैंने
बहुत सी वीडियो बनाई है और केशवानंद भारती से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बताई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूंगी। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन केशवानंद भारती से क्वेश्चन बना के उनको अलग से डाल के रखा हुआ है, आज जैसे उनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आज आपको ये वीडियो बताई है, रीड शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, इन सभी सब्जेक्ट के आज मैंने जैसे आपको शॉर्ट टॉपिक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं, इस तरह से आपको रीड करने हैं। एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस करनी है 100 MCQs की या 150 MCQs की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, और ये जो मैंने आपको टिप बताई है इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एआईबी आपने इसको फॉलो कर लिया तो एआईबी में आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम के रिलेटेड आगे बहुत से जजमेंट्स एंड क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।